मुल्क गया बाढ़ में। इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार का पूरा फोकस एक गड़ी पर है। पाकिस्तानी मीडिया पर आपको हर वक्त एक गड़ी के ऊपर तबसरे मिलेंगे। इन्हें लगता है कि इमरान खान ने जो गड़ी बेची है सारी मुसीबतों का जड़ वही है। इन्हें लगता है कि मुल्क में जो खादसाली आई है, मुल्क में गुर्बत इस गड़ी के बेचने की वजह से आई है। अगर इमरान खान ये गड़ी ना बेचता तो आज पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होता। पेट्रोल 20 रुपए का लीटर होता। पटवारियों और लिफाफी सहाफियों के तज्जुब से ऐसा लग रहा है। मुस्लिम लीग के कारकुनों और रहनुमाओं के तज्जुब से आपको ऐसा लगेगा। इससे पहले बहुत सारे वजीर-आजम सदूर ने तो शाहखाना से बहुत कुछ लिया, मगर उनसे किसी ने एहतिसाब नहीं मांगा। इमरान खान शायद पाकिस्तान का पहला वजीर-आजम था, क्योंकि जो पहले आए थे उन्होंने एज अ फाशिस्ट अपना काम सर अंजाम दिया। आपको लग रहा होगा कि इस गड़ी के पीछे इम्पोर्टेड सरकार इसलिए लगी है ताकि इमरान खान को नाअहल किया जाए, मगर ऐसा हरगिज नहीं। और इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार या नाअहल करे। ये सारे चोर डब्बर बस किसी तरह से मीडिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस महीने में तकरीबन 4-5 केसेस हुए हैं। उन केसेस को किसी तरह से गायब करना चाहते हैं। डेली मेल वाले 2-3 दिन पहले वजीर-आजम शहबाज शरीफ को लंदन एयरपोर्ट से पकड़कर वापस ले गए थे। उनसे कहा कि पहला जुर्माना भर दीजिए, फिर हम आपको छोड़ेंगे। पाकिस्तान की इज्जत शहबाज शरीफ ने मिट्टी में मिला दी है। इंटरनेशनल मीडिया पर शहबाज शरीफ के मजाक उड़ाए गए। शहबाज शरीफ गया बाढ़ में, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान का दुनिया मजाक उड़ा रही है वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। जहां इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के मुतालिक शहबाज शरीफ की चोरी की खबरें चल रही है, वही पाकिस्तानी मीडिया एक गड़ी के पीछे लगी है। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करती है, तो इनके कहने पर शहबाज शरीफ की खबर के बजाय गड़ी को फिर से सरफेरस किया गया। शहबाज शरीफ लंदन में नई आर्मी चीफ की तैनाती के लिए गया था, वहां पर बेचारे को बेइज्जत किया गया। हर तरफ से इनको गालियां मिल रही है। तुर्कश जर्नलिस्ट ने फिर से शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया कि पाकिस्तानी अवाम कितनी बेवकूफ है कि ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाया जिन्होंने सरेआम चोरी करके रखी है। तुर्कश जर्नलिस्ट ने इस हवाले से भी बात की कि इस वक्त पाकिस्तान में गड़ी के ऊपर सियासत हो रही है। इमरान खान को सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफा दिया गया था, वो इमरान खान ने बेची है। अब इमरान खान की मुखालिफ पार्टियां इनसे एहतिसाब मांग रही है। हालांकि मुखालिफ पार्टियों ने तो शाहाना से गाड़ियां और बड़ी बड़ी चीजें भेजी है। तुर्कश जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ाया। पटवारियों ने तुर्कश जर्नलिस्ट को भी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन वो आगे से खामोश रहे। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी अवाम कभी भी तुर्की के लोगों पर तनकीद नहीं करते, क्योंकि तुर्क और पाकिस्तानी बाई बाई है। इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को बदतरीन हालात में छोड़कर गड़ी के पीछे लगे हैं। जितने भी इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जितने भी सर्वे हो रहे हैं, वो चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। ये केसेस मामला अदालत को सौंप दिया जाए, हुकूमत का जो काम है वो करे। लोग भूख से मर रहे, उनके बारे में सोचिए। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी सियासत को बचाने में लगी हुई है। अवाम जाए बाढ़ में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बच्चे लंदन में आराम से ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके बच्चे सरेआम कह रहे कि हम पाकिस्तानी ही नहीं है, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी इनके बच्चों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे। इनके बच्चों की गलती नहीं है। पाकिस्तान में इन बेगैरतों ने अपनी इज्जत ऐसी बनाई है कि हर पाकिस्तानी के दिल से इनको गालियां निकलती है। हाल ही में इन्होंने इमरान खान पर फायरिंग की और फिर एक्टिंग ऐसा किया कि हमने तो कुछ नहीं किया, सरेआम पता चल रहा था कि राना सनाउल्लाह की तरफ से ऐसा किया गया है, लेकिन अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराया। अब इमरान खान इंसाफ मांग रहा है कि मुझ पर जिन्होंने फायरिंग की उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लंदन ही पाकिस्तान है। जिस तरह लंदन के इदारे ने जबरदस्ती से शहबाज शरीफ से पैसे निकलवाए, इसी तरह पाकिस्तान का एक इदारा भी नहीं कर सकती। इमरान खान ने हमले का शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को कसूरवार ठहराया है। चीफ जस्टिस कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इमरान खान के पीछे पीडीएम का सारा टोला लगा हुआ है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। इमरान खान को फायरिंग से डराया, मगर इस हादसे के बाद इमरान खान मजीद मजबूत हो गया। पीडीएम पार्टियों के बहुत सारे उम्मीदवारों ने पीटीआई ज्वाइन की। अजम स्वाति के साथ जो किया गया, पूरी कौम ने इम्पोर्टेड सरकार पर लानत बेचकर अफसोस का इजहार किया। अजम स्वाति अदालतों के चक्कर लगवा रहे, इन्होंने भी इम्पोर्टेड हुकूमत को अपना दुश्मन करार दिया, मगर अदालतों ने इस केस में भी पीटीआई वालों का साथ नहीं दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह इस वक्त आर्मी चीफ की तकर्रुरी में बिजी है। इमरान खान ने कहा था कि चोर डबर अपने पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, इसलिए मुझसे हुकूमत छीन ली। अब वही हो रहा है। इमरान खान ने ये दो बातें ऐसी की थी जो अब सच हो गई है। एक और बात इन्होंने एनआरओ के हवाले से की थी। एनआरओ तो इनको मिल गई, अब सिर्फ अपने पसंद का आर्मी चीफ लाना बाकी है। अगर आर्मी चीफ इनके पसंद का होगा तो फिर जो कुछ इम्पोर्टेड सरकार कहेगी वही होगा। इन्हें आसानी होगी 2023 के इलेक्शन में। वैसे इमरान खान से तो ये चोर डब्बर कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। इमरान खान की मकबूलियत हद से ज्यादा बढ़ गई है। इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से फजल रहमान का कहना था कि इमरान खान की मकबूलियत कुछ भी नहीं, ये जितने इलेक्शन इन्होंने हमारी मखलूत हुकूमत में की, ये हमने इनको सीट खाली छोड़े थे। अगर ये आम इलेक्शन होता तो फिर आपको बुरी तरह से शिकस्त होनी थी। ऐसे छोटे मोटे इलेक्शन से कुछ होता नहीं।
اس لیے ہم نے الیکشن جیتنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ حال ہی میں 9 حلقوں کا الیکشن ہوا جس میں پی ڈی ایم پارٹیوں کو بدترین شکست ہوئی، لیکن پھر بھی یہ شخص خاموش نہیں۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک شرم کی گولی کھا کر سو جاتا۔ رانا ثناء اللہ ہمیشہ مخالفین کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن ان پر کلر کہار میں بسم اللہ فارم ہاؤسنگ سوسائٹی میں 2 فارم ہاؤس بطور رشوت لینے کا الزام ہے۔ اسی لیے اینٹی کرپشن لاہور ہیڈ کوارٹرز کی ٹیم نے رانا ثناء اللہ اور ان کی اہلیہ کو بیانات قلم بند کرنے کے لیے طلب کیا ہے۔ اینٹی کرپشن کا کہنا تھا کہ دونوں پلاٹس رانا ثناء اللہ کی اہلیہ کو بطور رشوت دیے گئے۔ اینٹی کرپشن کا رانا ثناء اللہ اور ان کی اہلیہ کو 22 نومبر کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف چیف جسٹس نے رانا ثناء اللہ سے سوال کیا ہے کہ اسلام آباد کو اپنے کنٹینرز کا شہر کیوں بنایا ہوا ہے؟ 2 مہینوں سے اسلام آباد کے شہریوں کو کنٹینر کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لانگ مارچ ابھی تک راولپنڈی نہیں پہنچا اور آپ نے 2 مہینے پہلے سے ہی تیاری کر لی تھی۔ دراصل امپورٹڈ حکومت کو عمران خان کا بہت ڈر ہے، خاص کر رانا ثناء اللہ عمران خان کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب ہر جگہ پر ان کو عمران خان دکھائی دے رہا ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ لانگ مارچ بہت جلد اسلام آباد کی طرف آنے والا ہے۔ جب ہم پنڈی پہنچیں گے پھر آپ کو ہم عوام کی کچھ جھلکیاں دکھائیں گے، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری پولیس اہلکار کتنے لوگوں کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ حامد میر جو ہمیشہ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں، کل کے شو میں انہوں نے بتایا کہ جب پی ٹی آئی والوں کے قافلے اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو پھر رانا ثناء اللہ کی تیاریوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ شیریں مزاری کی بیٹی ایمل مزاری کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر ہے۔ رانا ثناء اللہ کو چاہیے کہ اپنی یہ گندگی یہاں سے اٹھا لے۔ عمران خان کا مقابلہ آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جتنے پلینز عمران خان کے خلاف آپ نے بنائے اب بہت ہوا، کیونکہ وہ سارے پلینز آپ کے ہی گلے پڑ گئے ہیں۔ محمود خان کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک گلگت کشمیر، بلوچستان، کے پی ان صوبوں سے لوگ نہیں آئے، صرف پنجاب کے لوگ لانگ مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر اور سارے صوبوں سے عوام کے قافلے شروع ہو گئے تو پھر چند منٹوں میں رانا ثناء اللہ کی پینٹ گیلی ہو جائے گی، پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم کس ہستی کے پیچھے پڑے تھے۔ عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ جس وقت عالمی رپورٹس کے مطابق پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا، اس وقت پاکستان کا 90% سے زیادہ میڈیا توشہ خانہ سے قانون کے مطابق خریدی گئی ایک گڑی پر صحافت کر رہا تھا۔ عمران ریاض خان نے عوام کو خبردار کیا کہ امپورٹڈ ایجنڈا فوج کو ملک کی عوام اور سب سے بڑی جماعت سے لڑوانے کی کوشش شروع۔ فوج کے حق میں قرارداد، مظاہروں، نعروں اور پروگراموں سے نفرت کا تاثر پیدا کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں سے اختلاف کا مطلب فوج سے نفرت ہرگز نہیں۔ مفاد پرستوں کے مکروہ کھیل پر نظر رکھیے۔ عمران خان نے کہا کہ جو کچھ بند کمروں میں ہو رہا ہے، جو پلان میرے خلاف بنائے جا رہا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ عمران خان فوج کے خلاف ہو جائے، لیکن یہ خواہش ان کی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ فوج میں جو اعلیٰ سہولتکار ہے ان پر تنقید تو کرتا ہوں، لیکن ان کے خلاف نہیں ہوں۔ باقی جو بارڈر پر کڑے ہیں وہ تو میرے بچوں جیسے ہیں، ہمارے حفاظت کے لیے وہ کڑے ہیں۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے ان بیچاروں کو اس کے بارے میں پتا نہیں، ملک کو کیسے محفوظ رکھے اس کے بارے میں ہمارے محافظوں کو پتا ہے۔